एक ऐसा परिवार जिन्होंने एक चिंपैंजी को अपने परिवार की तरह घर में पाला था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही चिंपैंजी एक दिन उनके पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेगा। जब उस चिंपैंजी को रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, तब वह अपने ही परिवार के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपके पाले हुए जानवर को रेबीज हो जाए और वह आपके ही अपनों को काटना शुरू कर दे, तो उसके बाद क्या होगा? इस परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और यकीन मानिए, लोगों की मौत जिस तरह दिखाई गई है, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है हवाई के समुद्र किनारे बने एक बड़े रिसर्च सेंटर से, जहां देर रात एक डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लेकर धीरे धीरे एक विशाल पिंजरे की तरफ बढ़ रहा होता है। उस पिंजरे के अंदर मौजूद होता है एक चिंपैंजी जिसका नाम बेन होता है। लेकिन आज बेन का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही होती हैं। वह लगातार गुर्रा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक बदल चुका हो। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वह पलट कर देखता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक सामने बैठा बेन अचानक वहां से गायब हो चुका होता है। सामने सिर्फ उसका झूला धीरे धीरे हिल रहा होता है और पूरा कमरा एक अजीब खामोशी से भर जाता है। डॉक्टर डरते हुए उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ता है जहां से भारी सांसों की आवाजें आ रही होती हैं। वह एक टेडी बियर आगे बढ़ाते हुए बेन को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, क्योंकि बेन को बचपन से ही उस खिलौने से बहुत लगाव होता है। कुछ पल तक अंधेरे में सिर्फ दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं और फिर अचानक बेन जानवरों जैसी रफ्तार से बाहर निकलता है। बेन उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। अगले ही पल वहां सिर्फ उसकी डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। अब कहानी 38 घंटे पहले चली जाती है, जहां लूसी अपनी सबसे अच्छी दोस्त केटी के साथ कई महीनों बाद अपने घर वापस लौट रही होती है। फ्लाइट के अंदर उसके हाथ से एक टेडी बियर नीचे गिर जाता है, जिसे पास बैठा एक लड़का उठाकर उसे वापस देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन एरन घर पर अपने पिता एंडी के साथ रह रही होती है। एंडी एक लेखक होता है, लेकिन वह हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं होता। रास्ते में वीडियो कॉल पर बात करते हुए लूसी को पता चलता है कि उसका पिता इस बार भी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला है। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है, क्योंकि वह इतने लंबे समय बाद घर लौट रही होती है, लेकिन उसका पिता फिर भी अपने काम को ही ज्यादा महत्व दे रहा होता है। कुछ देर बाद वे लोग उस विशाल घर तक पहुंचते हैं, जो समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बना होता है। चारों तरफ घना जंगल, नीचे गहरा समुद्र और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। मतलब अगर वहां कुछ भी गलत हो जाए तो मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन था। घर के अंदर एंडी लैपटॉप पर काम करते हुए मिलता है और तभी पता चलता है कि वह सुन नहीं सकता। वह कुछ सेकंड के लिए सबसे मिलता है, लेकिन फिर तुरंत वापस अपने काम में लग जाता है। यह देखकर लूसी अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में उसका पिता परिवार से ज्यादा अपने करियर की परवाह करता था। उसी दौरान उसकी छोटी बहन एरन उससे नाराज दिखाई देती है, क्योंकि लूसी बहुत समय से घर नहीं आई थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसके हाथ से टेडी बियर छीन लेता है और अगले ही पल एक बड़ा सा चिंपैंजी खुशी से उछलता हुआ सामने आता है। वह बेन होता है। बेन लूसी को देखते ही खुशी से उसे गले लगा लेता है, फिर टैबलेट पर टाइप करके दिखाता है कि उसने उसे बहुत याद किया। ये देखकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, यहाँ तक कि हन्ना भी हैरान रह जाती है कि यह चिंपैंजी सच में इंसानों की तरह व्यवहार करता है। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ घंटों के अंदर यही प्यारा सा बेन इस पूरे घर को खून से भर देने वाला है। उसके बाद सभी लोग घर के अंदर आराम करने चले जाते हैं, जबकि हन्ना पूरे घर को हैरानी से देख रही होती है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में बेन बचपन से इस परिवार के साथ दिखाई दे रहा होता है। कहीं वह छोटे बच्चे की तरह केक काट रहा होता है, तो कहीं लूसी की माँ के साथ बैठा किताब देख रहा होता है। तभी पीछे से निक वहाँ आता है और हन्ना उससे पूछती है कि आखिर ये चिंपैंजी इस घर में आया कैसे था। तब निक उसे बताता है कि लूसी की माँ इंसानों और चिंपैंजी के बीच बातचीत पर रिसर्च कर रही थी और उसी दौरान वह छोटे से बेन को अपने घर ले आई थी। धीरे धीरे पूरा परिवार उससे इतना जुड़ गया कि अब वह उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुका था। इसी बीच रात काफी हो चुकी होती है और पूरा घर शांत हो जाता है। हन्ना अकेले चलते हुए बाहर बने शानदार इन्फिनिटी पुल तक पहुंचती है। वह पानी में पैर डालकर बैठ जाती है और तभी अचानक पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। हन्ना घबराकर पीछे देखती है और वहाँ बेन खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार पहले जैसा मजाकिया नहीं लगता। वह चुपचाप पानी की तरफ देख रहा होता है। उसके मुंह से लार टपक रही होती है और उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही होती हैं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर बेन धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। हन्ना डरते डरते उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी बेन अचानक उसकी उंगली को कसकर पकड़ लेता है
हन्ना दर्द से घबरा जाती है और तभी पीछे से एंडी तेज सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही बेन तुरंत रुक जाता है और पीछे हट जाता है। एंडी हन्ना से कहता है कि कभी कभी बेन अजनबियों के साथ थोड़ा अजीब व्यवहार करता है, इसलिए उसे अकेले उसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वह बेन को वापस उसके एरिया में ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। वह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि बेन ने पहले कभी किसी जानवर पर हमला नहीं किया था। एंडी बेन का हाथ चेक करता है जहां उसे एक गहरा घाव दिखाई देता है। वह सोचता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसे काट लिया होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही छोटा सा घाव कुछ घंटों बाद सबकी जिंदगी तबाह करने वाला है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान एंडी सबको उस मरे हुए जानवर के बारे में बताता है और कहता है कि उसने टेस्ट के लिए उसे लैब भेज दिया है। साथ ही वह यह भी बताता है कि डॉक्टर लैम्बर्ट थोड़ी देर में बेन को दवा देने आने वाला है, इसलिए फिलहाल उसे पिंजरे में बंद रखा जाएगा। इसके बाद एंडी अपने काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि वापस आकर वह उनके साथ क्या करेगा, लेकिन एंडी मजाक में कहता है कि अभी उसने कुछ सोचा नहीं। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन लूसी अंदर ही अंदर दुखी होती है क्योंकि उसका पिता फिर से उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा होता है। एंडी के जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी लोग म्यूजिक लगाकर पूल में मस्ती करने लगते हैं, शराब पीते हैं और रात तक पार्टी चलती रहती है। इसी दौरान धीरे धीरे निक और हन्ना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसे देखकर लूसी थोड़ा असहज महसूस करती है। फिर मजाक मजाक में वे फ्लाइट में मिले कुछ लड़कों को भी पार्टी में बुला लेते हैं, लेकिन उसी समय घर के दूसरी तरफ कुछ बहुत गलत हो रहा होता है। डॉक्टर लैम्बर्ट आखिरकार बेन को दवा देने वहां पहुंच चुका होता है। वह पिंजरे के पास जाकर देखता है कि बेन बहुत तेजी से सांस ले रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं और अब वह किसी जंगली शिकारी की तरह गुर्रा रहा होता है। डॉक्टर तभी समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे पता चलता है कि पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। मतलब बेन अब आजाद था। कुछ देर बाद रात काफी गहरी हो चुकी होती है। घर के ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं, लेकिन तभी केटी की आंख खुलती है। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए वह धीरे धीरे उठकर नीचे हॉल में चली जाती है। पूरा घर एकदम शांत होता है, सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी उसे कहीं पास से किसी चीज के खिसकने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल पर पड़े उसी टेडी बियर पर जाती है जो कुछ सेकंड पहले वहां था ही नहीं। केटी धीरे धीरे टेडी बियर की तरफ बढ़ती है और उसे उठाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक उसके सामने टेबल के ऊपर बेन दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल दिखाई दे रही होती हैं, मुंह से लगातार लार टपक रही होती है और वह बहुत धीरे धीरे गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। केटी डरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे पहचानता है, लेकिन अब बेन के अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज बाकी नहीं बची होती। अगले ही पल बेन जोर से चीखता है और केटी डरकर तेजी से पीछे भागती है। वह भागकर शीशे वाला दरवाजा बंद कर देती है, जबकि दूसरी तरफ बेन उसी कांच पर अपना चेहरा टिकाकर उसे घूरने लगता है। केटी तुरंत जोर जोर से लूसी को नीचे बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग घबरा कर नीचे आ जाते हैं। लूसी बेन को देखकर समझ जाती है कि उसके अंदर कुछ बहुत गलत हो चुका है। तभी जब वह टेडी बियर उठाती है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। अब सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि बेन पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता था। तभी अचानक बाहर स्विमिंग पूल की तरफ से हन्ना की जोरदार चीख सुनाई देती है। सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं, जहां बेन पागलों की तरह हाथ पैर मार रहा होता है और बाकी लोग डरकर पूल के कोने में खड़े होते हैं। लूसी धीरे धीरे बेन के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी बेन अपने घायल हाथ की तरफ इशारा करता है, जिससे लूसी समझ जाती है कि शायद उसे उसी चोट की वजह से कुछ हो रहा है। निक तुरंत एक रस्सी लाने का प्लान बनाता है ताकि किसी तरह बेन को बांधा जा सके। वह धीरे धीरे पीछे से रस्सी उठाने की कोशिश करता है, जबकि लूसी सामने से बेन का ध्यान भटकाती रहती है। तभी अचानक जमीन पर पड़ा एक खिलौना आवाज करने लगता है और तेज आवाज सुनते ही बेन बुरी तरह भड़क जाता है। निक तुरंत उस खिलौने को उठाकर चट्टान के नीचे फेंक देता है ताकि बेन शांत हो जाए। इसके बाद दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से रस्सी बेन के गले में डालने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि उन्होंने उसे काबू कर लिया, लेकिन तभी बेन अचानक पागलों की तरह रस्सी खींचने लगता है। अगले ही पल वह निक पर हमला कर देता है, लेकिन रस्सी उसे पीछे खींच लेती है। ये देखकर हन्ना डरकर कहती है कि अब उन्हें बेन को मार देना चाहिए क्योंकि वह अब खतरनाक बन चुका है। लेकिन लूसी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसके लिए बेन अभी भी परिवार का हिस्सा था। तभी उन्हें डॉक्टर लैम्बर्ट याद आता है जो बेन को दवा देने आने वाला था। लूसी तुरंत उसे फोन लगाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी उन्हें कहीं पास से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर घर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह वापस नहीं गया। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, बेन अचानक रस्सी छुड़ाकर सीधे एरन पर हमला कर देता है। वह उसकी टांग पर इतनी जोर से काटता है कि एरन दर्द से चीख पड़ती है और जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। हन्ना भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसका रास्ता रोक लेता है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता बचता है। तभी एरिक चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग स्विमिंग पूल में कूद जाएं, क्योंकि बेन पानी से डर रहा होता है। अगले ही पल सभी लोग तेजी से पूल में कूद जाते हैं, जबकि एरन की टांग से लगातार खून बह रहा होता है और पूरा पानी लाल होने लगता है। अब वे लोग पूल के बीच फंसे हुए होते हैं और दूसरी तरफ बेन उन्हें घूरते हुए चक्कर लगा रहा होता है, जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रहा हो। एरन दर्द से लगातार रो रही होती है और उसकी हालत तेजी से खराब होती जा रही होती है। लूसी अपनी टी शर्ट फाड़कर उसकी टांग पर कसकर बांधती है ताकि खून बहना बंद हो सके, लेकिन सभी लोग समझ चुके होते हैं कि अगर जल्द से जल्द उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ बेन पुल के चारों ओर घूमते हुए उन्हें घूर रहा होता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं, मुंह से झाग निकल रहा होता है और अब वह पूरी तरह किसी जंगली शिकारी जैसा दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक बेन पूल के दूसरी तरफ उतर आता है। उसे इतना पास देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी निक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता है और सही मौका देखकर पूरी ताकत से बेन को धक्का देने की कोशिश करता है ताकि वह चट्टान से नीचे गिर जाए। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी बेन निक का हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल दोनों चट्टान के किनारे से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बेन बीच में ही चट्टानों को पकड़कर खुद को बचा लेता है, जबकि निक सीधे सैकड़ों फीट नीचे पत्थरों पर गिरता है। नीचे गिरते ही उसका सिर एक नुकीली चट्टान से टकराता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। ऊपर खड़ा बेन अब पहले से भी ज्यादा डरावना दिखाई देने लगता है। उसकी सांसें और तेज हो चुकी होती हैं और वह पागलों की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। अब सभी लोग फिर से पूल के अंदर फंस चुके होते हैं। लूसी समझ जाती है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो एरन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़े फोन पर जाती है। वह जानती होती है कि वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बेन आसपास ही घूम रहा होता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता। लूसी धीरे धीरे पुल से बाहर निकलती है और बहुत संभल कर फोन की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ बेन लगातार उसे घूर रहा होता है। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा होता है। आखिरकार वह फोन के बिल्कुल पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक फोन बजने लगता है। तेज आवाज सुनते ही बेन पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय केटी चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे लूसी किसी तरह फोन उठाकर वापस पूल में कूद जाती है, लेकिन फोन गिरने की वजह से उसका स्क्रीन टूट चुका होता है। फिर भी वे लोग हाल की कॉल्स देखने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि पार्टी में आने वाले वे लड़के शायद रास्ते में हो। वे तुरंत उन्हें कॉल लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लड़के इसे मजाक समझते हैं। हन्ना रोते हुए उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे अब भी हंस रहे होते हैं। अंधेरे में अचानक उसका हाथ नीचे आता है और वह हन्ना के बाल पकड़कर जोर से खींच देता है। हन्ना दर्द से चीख पड़ती है और उसी दौरान फोन पानी में गिरकर पूरी तरह खराब हो जाता है। अब उनके पास मदद बुलाने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका होता है। तभी बेन अचानक टैबलेट पर टाइप करने लगता है, निक मर चुका है, और फिर वह बार बार गुस्से में वही शब्द दबाने लगता है। उधर दूसरी तरफ एंडी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त होता है। तभी उसे डॉक्टर की तरफ से मैसेज मिलता है कि जिस जानवर ने बेन को काटा था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब वह रेबीज से संक्रमित था। ये पढ़ते ही एंडी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत लूसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन ऊपर कमरे में पड़ा होता है। इधर पूल में बैठे बैठे घंटों गुजर चुके होते हैं। सभी लोग थक चुके होते हैं। तभी केटी कहती है कि शायद बेन अब वहां से चला गया हो, लेकिन एरन की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है, इसलिए वे ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकते थे। तभी लूसी को याद आता है कि निक का फोन ऊपर वाले कमरे में चार्जिंग पर लगा हुआ है। अगर वे किसी तरह वहां तक पहुंच जाएं तो शायद मदद बुला सकते हैं। इसके बाद लूसी और केटी धीरे धीरे पूल से बाहर निकलती हैं और दबे पांव घर के अंदर जाने लगती हैं, जबकि दूसरी तरफ अंधेरे में कहीं बेन अभी भी उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों लड़कियां बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचती हैं। पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली होती है। हर तरफ टूटा सामान पड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई जंगली जानवर पूरे घर में घूम चुका हो। लूसी आगे आगे चल रही होती है, जबकि केटी उसके पीछे डरी हुई खड़ी रहती है। दोनों कमरे के अंदर झांक कर देखती है, लेकिन वहां बेन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी लूसी की नजर जमीन पर पड़े निक के फोन पर जाती है, जो अभी भी चार्जिंग से जुड़ा हुआ होता है। दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखती हैं। तभी अचानक केटी का पैर एक रिमोट पर पड़ जाता है
और सामने रखा टीवी तेज आवाज में चालू हो जाता है। टीवी पर बच्चों का कार्टून जोर जोर से बजने लगता है। यह आवाज सुनते ही ऊपर कहीं से बैन के पागलों जैसी चीखने की आवाज आने लगती है। दोनों लड़कियां डर जाती हैं और तुरंत भागकर पास वाली अलमारी के अंदर छिप जाती हैं। कुछ सेकंड बाद कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे बेन कमरे के अंदर आता है। इस समय उसका पूरा शरीर खून और मिट्टी से भरा हुआ होता है। वह गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगता है, टेबल पलट देता है और दीवारों पर हाथ मारने लगता है। अलमारी के अंदर छिपी दोनों लड़कियां डर से कांप रही होती हैं। तभी बेन धीरे धीरे अलमारी के सामने आकर रुक जाता है। वह अपना चेहरा लकड़ी की दरारों के बिल्कुल पास लाकर अंदर झांकने लगता है, लेकिन तभी टीवी की आवाज दोबारा उसका ध्यान खींच लेती है। वह गुस्से में टीवी उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसी दौरान डर की वजह से अलमारी के अंदर रखा एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। आवाज सुनते ही बेन समझ जाता है कि दोनों अंदर छिपी हुई हैं। अगले ही पल वह पागलों की तरह अलमारी के दरवाजे तोड़ना शुरू कर देता है। लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा दरवाजा टूट जाता है। अब दोनों लड़कियां कोने में सिमट जाती हैं, जबकि बेन धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह रुक जाता है, जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। कुछ सेकंड तक वह उन्हें घूरता रहता है और फिर अचानक वहां से चला जाता है। दोनों लड़कियां राहत की सांस लेती हैं और धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। लूसी तुरंत फोन उठाने जाती है, लेकिन तभी ऊपर से रोबोट जैसी आवाज सुनाई देती है, लूसी बुरी है। यह सुनते ही लूसी ऊपर देखती है और बेन लकड़ी की बीम पर बैठा उसे घूर रहा होता है। अगले ही पल वह छलांग लगाकर सीधे लूसी के ऊपर गिरता है और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। केटी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है और किसी तरह दोनों बाहर की तरफ भागने लगती हैं। वे तेजी से कांच वाला दरवाजा बंद कर देती है, जबकि दूसरी तरफ बेन गुस्से में कांच पर हाथ मारने लगता है। कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है कि शायद वे बच गईं, लेकिन तभी बेन अचानक पूरी ताकत से दौड़ता है और सीधे कांच के दरवाजे से टकरा जाता है। जोरदार आवाज के साथ पूरा शीशा टूट जाता है। केटी घबराकर पीछे देखने लगती है और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बेन तेजी से उसका पैर पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। केटी दर्द से चीखने लगती है, लेकिन इससे पहले कि लूसी उसे बचा पाती, बेन पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार देता है। एक ही वार में केटी का सिर बुरी तरह कुचल जाता है। चारों तरफ खून फैल जाता है और लूसी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रह जाती है। इसके तुरंत बाद बेन उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन तभी पीछे से हन्ना रस्सी लेकर आती है और किसी तरह बेन के गले में फंसा देती है। इसके बाद वे दोनों पूरी ताकत से रस्सी खींचते हुए वापस स्विमिंग पूल में कूद जाती हैं। उनका प्लान बेन को पानी में गिराने का होता है, क्योंकि वह अभी भी पानी से डर रहा होता है। कुछ सेकंड तक रस्साकशी चलती रहती है और धीरे धीरे बेन पुल के किनारे तक पहुंच जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अब वह नीचे गिर जाएगा, लेकिन तभी वह अचानक पूरी ताकत लगाकर रस्सी छुड़ा देता है। अब फिर से वही हालत हो चुकी होती है। वे लोग पूल में फंसे होते हैं और बाहर मौत बन चुका बेन उनका इंतजार कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ एंडी अभी भी अपने काम में उलझा हुआ होता है। उसके सामने बड़े बड़े लोगों की मीटिंग चल रही होती है, जहां उसकी किताब को फिल्म में बदलने की बात हो रही होती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक अपने परिवार का ख्याल आता है। उसे सुबह मिली रेबीज वाली रिपोर्ट याद आती है और अब उसे बेचैनी होने लगती है। आखिरकार वह मीटिंग बीच में छोड़ देता है और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर घर पर अचानक बाहर गाड़ी की लाइट्स दिखाई देती हैं। ये वही लड़के होते हैं जिन्हें पार्टी में बुलाया गया था। उनका नाम ब्रैड और ड्रू होता है। दोनों मस्ती करते हुए घर के अंदर आने लगते हैं, लेकिन पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ होता है। ड्रू मजाक करते हुए खिड़की में अपना चेहरा देख रहा होता है और तभी पीछे कांच के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह ध्यान नहीं देता, लेकिन वह बेन होता है जो चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। दोनों लड़के घर के अंदर घुसते हैं और अलग अलग होकर बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। नीचे हॉल में ब्रैड को टूटा हुआ सामान दिखाई देता है और वह सोचता है कि यहाँ बहुत जबरदस्त पार्टी हुई होगी। वहीं ऊपर कमरे में ड्रू को लूसी का फोन मिलता है। वह आराम से बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें लूसी और बेन साथ खड़े होते हैं। वह हैरानी से हंसने लगता है कि कोई चिंपैंजी को भी पालतू जानवर बनाता है क्या। लेकिन तभी कमरे में कुछ हलचल होती है। ड्रू पीछे मुड़कर देखता है और बेन उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है। उसे देखकर ड्रू पहले तो हंसने की कोशिश करता है और डर छिपाते हुए कहता है कि अच्छा बच्चा यहीं रुको। फिर वह जेब से चाबियां निकालकर उसे भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर चाहिए तो जाकर उठा लो, लेकिन बेन हिलता तक नहीं। अगले ही पल वह बिजली की तरह ड्रू के ऊपर टूट पड़ता है। पहले वह उसके पैरों को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसके सीने पर चढ़ जाता है। ड्रू डर से कांपने लगता है और कहता रहता है कि वह उसका दोस्त है,
लेकिन अब बेन पूरी तरह जानवर बन चुका होता है। वह ड्रू के चेहरे को पकड़ता है और अगले ही पल उसके जबड़े को दोनों हाथों से फाड़ना शुरू कर देता है। ड्रू दर्द से इतनी जोर से चीखता है कि पूरा घर गूंज उठता है, लेकिन बेन रुकता नहीं। कुछ ही सेकंड में वह उसका पूरा जबड़ा शरीर से अलग कर देता है। खून पूरे कमरे में फैल जाता है और ड्रू वहीं तड़पते तड़पते मर जाता है। नीचे खड़ा ब्रैड अपने दोस्त को आवाज देता है, लेकिन जवाब नहीं आता। तभी अचानक ऊपर से कुछ चीज उसके सामने गिरती है। वह नीचे देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वह ड्रू का कटा हुआ जबड़ा होता है। ब्रैड घबराकर पीछे मुड़ता है और सामने बेन खड़ा उसे घूर रहा होता है। ब्रैड जान बचाकर भागने लगता है और पास पड़ी कुर्सी के पीछे छिप जाता है, लेकिन बेन एक झटके में कुर्सी फेंक देता है। डर के मारे ब्रैड पास पड़ा फावड़ा उठा लेता है और बेन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी दौरान हन्ना समझ जाती है कि बेन का ध्यान दूसरी तरफ है, इसलिए यह भागने का सबसे अच्छा मौका है। वह टूटे हुए कांच के बीच से धीरे धीरे निकलती है और नीचे पहुंचकर एक फोन और कार की चाबी उठा लेती है। इसके बाद वह तेजी से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसे लगता है कि वह बच गई, लेकिन जैसे ही वह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसके पास गलत चाबी है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी बाहर अंधेरे में बेन दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डरी हुई हन्ना तुरंत 911 पर कॉल लगाती है और रोते हुए बताने लगती है कि घर में एक खूंखार चिंपैंजी सबको मार रहा है। दूसरी तरफ ऑपरेटर उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पाता। तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि बेन के हाथ में असली चाबी होती है। अब हन्ना पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल बेन उसे पकड़कर वापस गाड़ी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वह उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। हन्ना दर्द से चीखती रहती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब इस पूरे घर में सिर्फ 2 बहनें बची होती हैं, लूसी और एरन, और बाहर अंधेरे में बेन अभी भी उनका शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। एरन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं और शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ चुका होता है। लेकिन लूसी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। धीरे धीरे वह टूटे हुए कांच के बीच से ऊपर जाने लगती है। वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक उसका पैर टूटे हुए कांच के बड़े टुकड़े पर पड़ जाता है। कांच उसके पैर के अंदर गहराई तक घुस जाता है और दर्द से उसके मुंह से हल्की चीख निकल जाती है। वह जल्दी से नीचे बैठकर कांच निकालने लगती है, लेकिन तभी पीछे से डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। लूसी धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने बेन खड़ा होता है, लेकिन तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। यह एंडी होता है, जो आखिरकार घर वापस पहुंच चुका होता है। आवाज सुनते ही बेन तुरंत वहां से भाग जाता है। एंडी बाहर उतरकर घर की तरफ बढ़ता है। जमीन पर उसे बियर का कैन दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वह पास पड़ी हन्ना की लाश नहीं देख पाता। उसे लगता है कि बच्चे सिर्फ पार्टी कर रहे होंगे। वह आराम से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर आते ही उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। पूरा घर बुरी तरह टूटा हुआ होता है। हर तरफ खून के निशान फैले होते हैं और अजीब सी खामोशी पूरे माहौल को और डरावना बना रही होती है। एंडी दीवार पर हाथ मारकर लड़कियों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी समय ऊपर छिपी लूसी अपने पिता को देखकर राहत की सांस लेती है। वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसकी तरफ देख नहीं पाता। तभी अचानक पीछे से बेन छलांग लगाकर लूसी पर हमला कर देता है। वह उसे जमीन पर गिराकर लगातार मारने लगता है, जबकि एंडी को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आता। एंडी आराम से बचा हुआ पिज्जा उठाकर खाने लगता है और धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। दूसरी तरफ बेन कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ लूसी की तरफ बढ़ाता है, जैसे पुराने दिनों वाला बेन वापस आ गया हो। लूसी डरते डरते उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अगले ही पल बेन अचानक उसकी उंगलियों को जोर से मोड़ देता है। दर्द से लूसी चीख पड़ती है। तभी उसे बेन के घायल हाथ का घाव दिखाई देता है, जहां से पीप निकल रही होती है। वह तुरंत उसी घाव पर जोर से वार करती है। दर्द से बेन पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लूसी बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन बेन तुरंत नीचे झुककर उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से एरन की आवाज आती है। वह बेन को रोकने की कोशिश कर रही होती है। आवाज सुनते ही बेन अपना निशाना बदल देता है और तेजी से एरन की तरफ भागता है। एरन भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर उसकी पीठ पर गहरे नाखून मार देता है।
एरन दर्द से चीख पड़ती है। उसी समय एंडी आखिरकार ऊपर पहुंचता है और कमरे के अंदर बिना जबड़े वाली ड्रू की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ भयानक हो चुका है। दूसरी तरफ बेन फिर से एरन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लूसी पीछे से बोतल उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। गुस्से में बेन तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है और उसे जमीन पर दबाकर उसका जबड़ा फाड़ने की कोशिश करने लगता है। लूसी दर्द से चीख रही होती है और तभी अचानक तेज सीटी की आवाज पूरे घर में गूंजती है। यह एंडी होता है। सीटी की आवाज सुनते ही बेन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रुक जाया करता था। लेकिन इस बार यह असर ज्यादा देर नहीं रहता। अगले ही पल बेन पूरी ताकत से एंडी पर हमला कर देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बेन लगातार उसके चेहरे और शरीर पर वार कर रहा होता है, जबकि एंडी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लूसी पास पड़ा फावड़ा उठाकर बेन के ऊपर दे मारती है। वार इतना जोरदार होता है कि फावड़ा बीच से टूट जाता है, लेकिन बेन फिर भी नहीं रुकता। इसके बाद एंडी पास पड़ी शराब की बोतल उठाता है, उसे तोड़ता है और पूरी ताकत से टूटी हुई बोतल बेन के सीने में घोंप देता है। बेन दर्द से जोर से चीखता है, उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है और आखिरकार वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड तक पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। लूसी, एरन और एंडी तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह डरावना सपना आखिरकार खत्म हो चुका है। लेकिन उनका यह सुकून सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रहता है, क्योंकि अगले ही पल पीछे पड़ा बेन अचानक फिर से हिलने लगता है। उसके शरीर में अभी भी जान बाकी होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेन पूरी ताकत से उठकर दोबारा उन पर हमला कर देता है। वह सीधे लूसी की तरफ दौड़ता है और उसे जोरदार धक्का मार देता है। लूसी पीछे बनी शीशे की रेलिंग से टकराकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय एंडी उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ बेन अपना संतुलन खोकर नीचे पड़े टूटे हुए फर्नीचर की नुकीली लकड़ी पर जा गिरता है, जो सीधे उसकी छाती में घुस जाती है। वहीं पर बेन की मौत हो जाती है। उसके बाद एंडी लूसी को ऊपर खींच लेता है। लूसी नीचे देखती है, जहाँ बेन नुकीली लकड़ी में ढंसा हुआ मर चुका होता है। कुछ देर बाद घर पर एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच जाती है। एरन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इस हादसे के बाद उनका परिवार पहले से ज्यादा करीब आ चुका होता है और इसी के साथ ये खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जहां एक ऐसा चिंपैंजी जिसे कभी इस परिवार ने अपने बेटे की तरह पाला था, आखिरकार उसी परिवार के लिए मौत बन गया। तो दोस्तों, आपको 2025 में आई प्राइमेट मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय दोस्तों।